नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस खास एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक विशेष शख्सियत से। जी हां, नाम है उनका ग्रीन मैन विजय पाल बघेल। विजय पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत नमस्कार सभी दर्शकों को। आप सब देख सकते हैं जिस प्रकार से नाम है ग्रीन मैन, उसी प्रकार से इनकी वेशभूषा है। एकदम हरे रंग के आप कपड़े पहनते हैं। जब सामान्य बातचीत भी होती है, सामान्य अभिवादन भी किसी का करते हैं, तो आप सामान्यतः हरित प्रणाम करके और बात करते हैं। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हरियाली छाई हुई है और सारे तरफ चारों तरफ पर्यावरण का काम किस प्रकार से अच्छे से हो, इसको लेकर आप लंबे समय से सक्रिय हैं। इसी विषय को लेकर ग्रीन मैन की आपको उपाधि दी गई है। पिछले दिनों ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया के लिए 1600 किलोमीटर की पैदल यात्रा आप कर चुके हैं और इस समय काम कर रहे हैं अरण्य तीर्थ योजना पर। तो सबसे पहले आपसे विजय पाल जी हम जानना चाहेंगे, नई जो योजना जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं, अरण्य तीर्थ योजना, आखिर क्या योजना है? भारतीय संस्कृति के मूल में अरण्य संस्कृति ही है। जो कालांतर में आते आते हमने ना अरण्य को पीछे कर दिया है, तो इसीलिए हमने भारतीय संस्कृति के मूल में जाने का एक प्रयास किया और सोचा कि क्यों ना हम, क्योंकि हमारी जितनी भी परंपराएं, हमारी जितनी मान्यताएं, हमारे जितने भी उत्सव पर्व होते हैं, वो सीधे प्रकृति पर्व के रूप में होते हैं और वो हमें अरण्य संस्कृति के माध्यम से ही मिले हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हमने अरण्य और वन को जोड़ा, तो हमने पूरे देश में देखा कि जो जगह जो भारत की नहीं, पूरी पृथ्वी पे जहाँ सारे तीर्थ एक जगह हों, वो जगह थी नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक अरण्य हुआ करता था और वो इतनी पवित्र जगह पूरी धरती पे हुई कि वहाँ जो चक्र था, वो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने जो चक्र भेजा कि धरती पे सबसे ज़्यादा पवित्र और दिव्य जगह कौन सी है, तो यहाँ नैमिष में जाके गिरी और नैमिषारण्य आध्यात्मिक राजधानी बनने के लिए प्रेरित हो गया और वहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, साधना की। उस भूमि को हमने ना जाके देखा, उसको नमन किया, तो पता लगा कि वहाँ से अरण्य गायब है। तो हमने ये विचार किया कि क्यों ना हम अपने पुराने जो अरण्य तीर्थ थे, उन तीर्थ को अरण्य तीर्थ के रूप में विकसित कराएं और एक अरण्य तीर्थ विकास योजना का एक प्रारूप, एक खाका तैयार किया। जी, तो जिस प्रकार से विजय पाल जी ने ये बताया हमारे को कि 88,000 ऋषि मुनियों ने जिस अरण्य में, अर्थात जिस वन में साधना की है, तपस्या की है, वह क्षेत्र नैमिषारण्य कहलाता है। और उस क्षेत्र में जब इन्होंने देखा तो वहाँ इनको लगा कि वास्तव में जो स्थिति होनी चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से, उस प्रकार की स्थितियाँ नहीं है। अरण्य अर्थात जंगल वहाँ से यदि गायब हो रहे हैं, तो उस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र में विकसित करने की इनकी योजना है। विजय पाल जी, सबसे पहले जानकारी ये चाहेंगे आपसे कि जो नैमिषारण्य का क्षेत्र है, आज के भारत के हिसाब से कौन कौन सा प्रदेश, कौन कौन सा क्षेत्र, कौन से प्रमुख शहर उस नैमिषारण्य के क्षेत्र में आते हैं? नैमिषारण्य अवध क्षेत्र के उत्तर प्रदेश की राजधानी के बिल्कुल 60-70 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिले और हरदोई जिले के बीच में, जहाँ 84 कोस की परिक्रमा लगती है, माँ गोमती के किनारे है। और वहाँ वेद व्यासपीठ, चक्र तीर्थ, दधीची कुंड और भी जितने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले जो हमारे तीर्थ हैं, धरती के सबसे ज़्यादा संख्या में तीर्थ नैमिषारण्य में पाए जाते हैं, लेकिन वो अब प्रतीकात्मक दिखाई देते हैं। हमने उनको 88,000 जो ऋषि थे जिनकी साधना तपस्या वहाँ हुई थी, उनके नाम से हम पेड़ के रूप में प्राण प्रतिष्ठित करके वहाँ हम नैमिषारण्य, दिव्य नैमिषारण्य तीर्थ तैयार कर रहे हैं। तो दिव्य नैमिषारण्य तीर्थ तैयार हो रहा है और वहाँ पर अलग अलग ऋषियों के नाम से भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और स्थान का जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के आसपास का क्षेत्र वो हो सकता है, और साथ ही ब्रज कोरस 84 कोस की जो परिक्रमा होती है, ब्रज 84 कोस की जो
परिक्रमा होती है उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो नैमिषारण्य कहलाता है। अनेक हजारों ऋषि मुनियों ने वहाँ तप किया था, तो तपोभूमि है। उस भूमि को लेकर किस प्रकार की आपकी योजना है, कितने पेड़ पौधे आप वहाँ लगाएंगे और किस किस संस्था का या सरकार का आपको उसमें सहयोग मिलने वाला है? अभी इस प्रकल्प को बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे शुरू किया है और इस संबंध में भारतीय संस्कृति की पुनर्जीवन के लिए संघ प्रमुख पूज्य मोहन भागवत जी से भी वार्ता हुई है, उनके साथ मुलाकात हुई है और इसके विस्तार की जो योजना है वो बनाई जा रही है। अरण्य तीर्थ केवल नैमिषारण्य ही नहीं, इसके बाद हम वृंदावन जहाँ वन है लेकिन वो बिना वन का वृंदावन ब्रज है, जहाँ 84 कोस की जो परिक्रमा है। उसके बाद जैसे चित्रकूट है, जैसे अवध है, जैसे नैमिषारण्य है, इन 84 कोस की परिक्रमा के सारे जितने तीर्थ हैं वहाँ हम उसके बाद शुक्र तीर्थ पे जाएंगे, उसके बाद कल्की तीर्थ पे जाएंगे। अभी हमारा 7 अरण्य तीर्थ हम जल्दी में शुरू करने वाले हैं नैमिषारण्य के बाद। तो अनेक प्रकार के तीर्थों के साथ में इन्होंने जिस प्रकार से हमारे साथ चर्चा की, वृंदावन का भी इन्होंने उल्लेख किया। वास्तव में नाम में वन है लेकिन वृंदावन में वास्तव में प्रकृति की क्या स्थिति है, क्या वास्तव में वहाँ वन है, जंगल है, क्या वास्तव में वहाँ पर इतने पेड़ पौधे हैं कि जिसे वन कहा जाए। नाम के आधार पर भी इन्होंने इस क्षेत्र को लेकर और वास्तव में वास्तविक स्थिति हमारे समक्ष उजागर की है। विजयपाल जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे, आपने जब ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया का जो मूवमेंट हाथ में लिया था, कहाँ तक सफल रहा, क्या कुछ उसमें उपलब्धियाँ रही? हमने 11 दिसंबर 2019 को एक पदयात्रा जो 5 करोड़ कदम वाली पदयात्रा थी, 1600 किलोमीटर लंबी, 4 राज्य जिसके अंदर आते थे। गुजरात गांधी जी के जन्म स्थल कीर्ति मंदिर से शुरू करके हरियाणा के कुरुक्षेत्र तक गए थे। 4 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के 28 जनपदों से हम गए थे। और अरावली के पश्चिम साइड में जो अभी हम देख रहे हैं कि पर्यावरण आपातकाल की स्थिति है, AQI लेवल बहुत बढ़ रहा है, उसकी मूल में जाएं तो हम अरावली के दोहन के बाद ये स्थिति बनी है। अरावली जब तक जिंदा थी, अस्तित्व में थी, तब तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसको वो रोका करती थी और जो गैस चैम्बर बनता है NCR वो नहीं बनता था। इसी को देखते हुए हमने UN को ये प्रस्ताव भेजा कि जैसे सारा डेजर्ट की तस्कर रोकने के लिए अफ्रीका में ग्रेट वॉल बनाया गया था, वैसे भारत भी बनाए। प्रधानमंत्री COP14 वाले कार्यक्रम में हमारे साथ थे, उन्होंने वहीं इसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि वो पूरा कॉन्टिनेंटल इस ग्रेट वॉल को बना पाया नहीं बना पाया, लेकिन भारत अकेला ग्रीन वॉल बनाएगा। और उन्होंने 1400 किलोमीटर लंबी घोषणा भी कर दी कि पोरबंदर से लेकर पानीपत तक ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनेगी। पोरबंदर से पानीपत तक ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनेगी। और जिस प्रकार से इन्होंने 1600 किलोमीटर की पद यात्रा की, अनेक दिनों तक लगातार चलते रहे एक जन जागरण के लिए। विजयपाल जी, जिस प्रकार से अभी दिल्ली की स्थितियां देखते हैं, कोरोना के कारण लॉकडाउन लगता था, लेकिन अब पर्यावरण प्रदूषण के कारण हवा ऐसी नहीं है कि व्यक्ति सांस ले पाए। किस प्रकार का गैस चैम्बर दिल्ली बनता जा रहा है, क्या लगता है, क्या समाधान है? समाधान केवल ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया है। इसी क्योंकि जब तक ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया नहीं बनेगी तब तक ये पराली का प्रदूषण हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान की डस्ट हो जो PM 2.5 और PM 10 के रूप में हमारे यहाँ जो आती है, जो गैस चैम्बर बनाती है, इसको अगर रोकना है तो हमें उसे रोकने के लिए एक दीर्घकालीन योजना जो ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया है, तब तक वो नहीं बनेगी तब तक हम इस समस्या का निजात नहीं पा सकते और आगे और बढ़ेगा। क्योंकि अभी NCR के रहने वाले व्यक्ति की उम्र 10 साल तो घट गई है, आगे यहाँ से पलायन शुरू हो रहा है और पहाड़ में और देहात की तरफ यहाँ से लोग अब जाने लगे। तो ग्रीन मैन विजयपाल जी बघेल का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण के कारण लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उससे कोई पर्यावरण ठीक नहीं होने वाला। पर्यावरण ठीक करना है तो ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया आपको बनानी पड़ेगी। उससे चाहे पराली का विषय हो, चाहे बात हो वाहनों से निकलने वाले धुएं की, या फिर अफगानिस्तान से आने वाली डस्ट की बात हो, इन सबका समाधान यदि नज़र आता है तो वो नज़र आता है ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया में। और उसके लिए लगातार जन जागरण का काम
पैदल मार्च और अनेक सेमिनारों में भी जाकर विजय पाल जी लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और जैसा नाम के साथ साथ हम देख भी पा रहे हैं, बिल्कुल हरित स्वरूप इनका हमारे समक्ष है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी यह चर्चा कैसी लगी, इस पर अपने कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए। और यदि आपने द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे किसी एक विशेष हस्ती के साथ, किसी एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हरे नमस्कार।